चलो अब बताओ, परंपरा शब्द का अर्थ क्या होता है? परंपरा से आप लोग क्या समझते हैं? हाँ, बताओ, किसको बोलते हैं परंपरा? रीति रिवाज, ठीक है। और कोई कोई कुछ जोड़ना चाहेगा? परंपरा मतलब परंपरा एक दिन में बनती है क्या? है, नहीं बनती ना। परंपरा मतलब लंबे समय से जो चली आ रही है, जो रीति रिवाज, जो नियम स्वीकृत है, ठीक है। और हमारा विषय क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा इस पे, ठीक है। पहले से बता रहा हूं, मैं पेपर पहले लीक कर देता हूं, ठीक है, कि क्या क्या प्रश्न आएगा। अब तुम क्लास अटेंड नहीं करो, उसको ध्यान से ना सुनो, तुम्हारे ऊपर है। तो एक प्रश्न बनता है मुख्य परीक्षा में, आपके सेमेस्टर एंड एग्जाम में, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को समझाइए, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो 1000 साल का इतिहास है, जिसको हमने कितने भागों में बांटा? जोर से बोलो। 4 भागों में बांटा, ठीक है। तो किसी ने तो पहले बांटा होगा, हमको किसी ने तो बताया होगा कि भाई ये 1000 साल का इतिहास है, इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। तो परंपरा मतलब किसने हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखने की शुरुआत की। तो परंपरा में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसके बाद किसने लिखा, फिर किसने लिखा, फिर किसने लिखा, यही तो परंपरा है। जैसे आपकी परंपरा क्या है? आपके पिता से आपने जो सीखा, आपकी माता से जो सीखा, आपके पिता माता ने उनके माता पिता से जो सीखा, और उन्होंने उनके माता पिता से सीखा, पीढ़ी दर पीढ़ी। समझ में आ रहा है? तो जब भी परंपरा शब्द आएगा, मतलब कि आपको बताना है कि प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक जो उस प्रक्रिया में हुआ है। तो यहां हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। लेखन मतलब लिखना। समझ में आ रहा है? तो आज तक प्राचीन काल से लेकर, मतलब शुरुआत से लेकर अब तक कितने लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा? समझ में आया? इतिहास लेखन की परंपरा का अर्थ समझ गए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को आरंभ से लेकर वर्तमान तक कितने लोगों ने लिखा, वह क्या कहलाता है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। साहित्य का इतिहास क्या होता है हम लोग समझ गए, है ना। अब इस इतिहास को किन किन लोगों ने लिखा, इसकी परंपरा हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ये हमारा विषय वस्तु हो गया, ठीक है। यहां आपको बताना है कि 1839 में गारसादा तासी ने शुरू तो किया था, ठीक है, लेकिन उसके पहले भी कुछ लोग थे जिन्होंने कवियों के वृत्त मतलब उनके जीवन जीवनी का संग्रह किया था। तो 3-4 नाम लिख देना, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा पर प्रश्न आएगा तो आपको पहले बताना है पूर्ववर्ती परंपरा, मतलब प्रॉपर इतिहास ग्रंथ लिखे जाने के पहले क्या भारत में कोई परंपरा थी, ठीक है। तो उसको आपको बताना है, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले किसने लिखा था? फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने। पर 4-5 नाम आएंगे जो मैं आपको यहां लिख देता हूं, है ना। 84 वैष्णवन की वार्ता। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ये सबको एक साथ मर्ज कर दूंगा, ठीक है। 5 इतिहास ग्रंथ है जो परंपरा के पहले पूर्व परंपरा में आते हैं। 84 की जगह इसको 252 कर देना, फिर अगला नाम आगे सेम रहेगा, वैष्णवन की वार्ता। और दोनों के राइटर भी सेम है, गोकुलनाथ। लिख लिए? चलिए तो ठीक है। उस दिन हम लोग पढ़े थे ना हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो परंपरा पे जब प्रश्न आए तो सीधे गारसादा तासी पे शुरू मत हो जाना, है ना। आप फिर वही बताना कि 1000 साल का इतिहास है ना। और चूंकि पहला जो मुख्य इतिहास ग्रंथ है वो गारसादा तासी का माना जाता है, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिनको सही सही या व्यवस्थित तरीके से इतिहास ग्रंथ तो नहीं कह सकते, पर उनमें हमें कवियों की विषय में या उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे 5 प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला है 84 वैष्णवन की वार्ता,
नाम से स्पष्ट इसमें कितने कवियों की जानकारी होगी? 84 वैष्णव, मतलब वैष्णव कवियों की। इसमें 252 वैष्णव कवियों की जानकारी है, गोकुलनाथ ने लिखा है। फिर भक्त नामावली, मतलब जो भक्त कवि हुए हैं उनकी नामावली ध्रुवदास ने प्रस्तुत की है। उसके बाद एक प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल, जिसको नाभादास ने लिखा है, और कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी ने लिखा है। ये पूर्ववर्ती परंपरा है इतिहास लेखन की। उसके बाद आप इतिहास लेखन को शुरू करेंगे आंसर राइटिंग में। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इतिहास किसने लिखा। अब आप लोग गेस करो कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखा गया होगा? हाँ, देवनागरी क्या कोई भाषा है? देवनागरी लिपि है ना। लिपि मतलब जैसे ये क है, ये ख है, ये ग है ना। संस्कृत में भी क ऐसे ही होता है, हिंदी में भी ऐसे ही होता है। तो ये जो क ख ग लिखने का तरीका है ये लिपि है। मराठी में भी यही इसी तरह से लिखते हैं। तो हिंदी की लिपि, संस्कृत की लिपि, मराठी की लिपि, सबकी लिपि क्या है? देवनागरी है। और भाषा क्या है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये सब क्या है? भाषा है। तो हिंदी भाषा का इतिहास कौन सी भाषा में लिखा गया होगा? साहित्य का इतिहास कौन सी भाषा में लिखा गया होगा? आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, हमारी साहित्य का इतिहास कौन सी भाषा में लिखा जाएगा जी? हाँ, जोर से बोलो। हिंदी में लिखा जाएगा ना। हिंदी साहित्य का इतिहास है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं? कौन सी भाषा में लिखा जाएगा? हिंदी में। सब सहमत हो? हाँ या ना? लेकिन सब गलत हो, है ना। यही ट्विस्ट है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में ही लिखा जाता है। तुम इतना पूछता क्या? ये ट्रैप है, आप लोगों को लालच दिया जा रहा है ना, कि हिंदी का इतिहास है, किस में लिखा जाएगा बताओ? हिंदी में। कोई भी यही बोलेगा। तो हिंदी में लिखा जाता तो प्रश्न ही नहीं बनता। तो कोई भी बच्चा जो क्लास अटेंड नहीं करेगा वो तो यही तुक्का मारेगा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया था। 1 नंबर का दूसरा प्रश्न बन गया आपका। जवाब होगा फ्रेंच भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में। ठीक है। अब ये देखो दुर्भाग्य। ठीक है, हमारी ही भाषा का, हमारे ही साहित्य का पहला इतिहास हमको किसने लिख कर दिया? फ्रांसीसी व्यक्ति ने दिया। वो भी कहां बैठकर? पेरिस में बैठा हुआ था। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था गारसा दा तासी। अभी एक बार में याद नहीं होगा, पलक टेंशन में आ गई है ना। उसको लग रहा है कि ये तो गलती हो गई हिंदी साहित्य लेकर, लेकिन शुरू शुरू में मुश्किल होगी क्योंकि आप लोग पहले कभी नहीं सुने हैं, है ना। और उसके ग्रंथ का नाम ऐसा है कि किसी से लड़ाई हो तो उसको बोल देना, उसको लगेगा गाली दे रहा है ना। इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, किसी को गाली नहीं देना है, साहित्यिक गाली देना है तो उसको कह देना है। ठीक है। तो फ्रांस में एक विद्वान हुए जिनका नाम है गारसा दा तासी। धीरे धीरे याद होगा लेकिन याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, अपना सौभाग्य समझो, दुर्भाग्य समझो। विद्वान का नाम क्या है? गारसा दा तासी। ठीक है। कहां रहते थे? फ्रांस में। ठीक है। पेरिस में ये उर्दू पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? कहीं से हिंदी से कनेक्शन जुड़ रहा है? नहीं। फ्रांस में रहते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, और इतिहास किसका लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो इनके इतिहास ग्रंथ में सब कुछ सही रहेगा या गड़बड़ झाला रहेगा? गड़बड़ झाला रहेगा ना। आप अपनी कहानी खुद बताओगे या आपकी कहानी कोई और बताएगा? किसमें सच्चाई ज्यादा रहेगी? स्वयं में ना। तो यही है। लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहला प्रयास है हिंदी साहित्य का इतिहास। कोई भी चीज का पहला प्रयास महत्वपूर्ण होता है ना। बोलते हैं ना, पहला प्यार भूला नहीं जाता, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको अपना पहला स्कूल याद होगा, है ना, पहली बाइक याद होगी, पहले मोबाइल याद होगी, है ना, कि सबसे पहला मोबाइल मुझे ये मिला था। याद रहता है, पहला, हर चीज में पहला महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास फ्रांसीसी विद्वान गारसा दा तासी ने किया था। अब इसको नोट करो आप लोग, जहां नोट करने की चीज है वो मैं बोलता जाऊंगा। ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच या फ्रांसीसी। ठीक है। ठीक। चलो प्रश्न नोट करो, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है। जहां नोट करना वहां बोलते जाऊंगा, और बोर हो गए तो जा सकते हो, स्वतंत्रता है, क्योंकि साइंस वाले हो, बाध्य नहीं हो। ठीक है।
तो कि ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसी तरह से पढ़ाना पड़ेगा। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझसे पूछो, कहाँ रुक रहे हो बताओ। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था, यह प्रश्न है। लिख लिए? कौन सी भाषा में? उत्तर क्या आएगा? फ्रांसीसी या फ्रेंच। अंग्रेजी में फ्रेंच कहते हैं, हिंदी में फ्रांसीसी कह देते हैं, ठीक है। जैसे तमनार में सेंट एन को क्या कहते हैं? संत अन्ना कह देते हो ना, लेकिन है क्या वो? सेंट एन है, ठीक है। लिख लिए? क्या प्रश्न लिखे? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया था? लिख लिए? फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में। किसने लिखा था? किसने लिखा था? अगला प्रश्न लिखो, क्या नाम है? गारसा दा तासी। बोलते जाओगे तो याद होगा, घर के भरोसे मत बैठना, क्लास में 10 बार बोल लोगे तो याद हो जाएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो इधर देखो आप, ठीक। किसने लिखा है? गारसा दा तासी ने। कौन सी भाषा में लिखा है? फ्रेंच भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में। पेरिस में ये उर्दू पढ़ाते थे। अब इन भाई साहब के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था, ठीक है। तो फ्रांसीसी भाषा में लिखे तो नाम भी फ्रांसीसी में होगा, इसलिए आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगी। पहले मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप याद करना। तो ये है इनके ग्रंथ का नाम, ठीक है। क्या नाम है? पढ़कर बताओ। हाँ, हिंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। आज घर में जाकर 5 बार बोलना, ठीक है। किसी को भी लगेगा हमारे बेटे बेटी पागल हो गए, ठीक है। ठीक है। तो इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। लिटरेचर को फ्रांसीसी में लिटरेचर बोलते हैं, ठीक है। किसी किसी मूवी में देखना कोई फ्रांसीसी कैरेक्टर रहेगा, वैसे बोलेगा लिटरेचर, ऐसा। तो इसीलिए इसका नाम ऐसा है, लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का पहले इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि कौन सी भाषा में लिखा। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि किसने लिखा, ठीक है। तो नाम नोट कर लिया आप लोग, हाँ या ना? अच्छे से बोला करो यार, जैसे तुलेश्वर नहीं नोट कर पाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये एंदुई और इसके आगे लिख देना हिंदुस्तानी। वीडियो में नहीं दिखेगा करके मैं नीचे लिख दिया, आप लोग एक साथ एक लाइन में लिखना, ठीक है। लिख पाए या नहीं? सभी लिख लिए? चलिए, तो ये है इनके ग्रंथ का नाम। फिर से एक बार बोलो जोर से, क्या है? इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। ये क्या है? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इस नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया, गारसा द तासी ने लिखा। अगला प्रश्न क्या बनेगा? कब लिखा गया? समझ में आया? प्रश्न बनेगा ना, कौन सी भाषा में लिखा गया, किसने लिखा, ग्रंथ का क्या नाम था, और अगला प्रश्न क्या बनेगा? कब लिखा गया। तो उत्तर आएगा 1839 ईस्वी में, 1839, ठीक है। लिख पाए सभी? तो ये हो गई हमारे परंपरा की शुरुआत, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि इन्होंने तो लिख दिया है ना, इसके बाद हम लोगों को लगा कि भाई विदेशी लोग लिख रहे हैं हमारा इतिहास। आप लोग को भी आश्चर्य हुआ होगा ना। आप लोगों ने पहले क्या गेस किया कि कौन सी भाषा में लिखा गया होगा? हिंदी भाषा में। पर लिखा कौन सी भाषा में गया? अंग्रेजी नहीं, फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। फिर भारत में एक विद्वान थे, मौलवी करीमुद्दीन, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हम अपने देश का इतिहास खुद लिखेंगे। तो इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ। सबसे पहले गारसा द तासी ने लिखा, दूसरे नंबर में आते हैं मौलवी करीमुद्दीन, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है तजकिरा ए शौराई। थोड़ा मुश्किल लगेगा, शुरू शुरू की क्लास है, धीरे धीरे आसान होता जाएगा। कई जगह सौरा आई लिखता है, शूरा आई हिंदी लिखा है।
कई जगह ऐसा सूराई मिलता है, यहाँ सूराई हिंदी लिखा है, पर आप लोग ऐसा याद कर लेना, ठीक है। दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा मौलवी करीमुद्दीन ने, नाम है तजकिरा ए शुराई, ठीक है। समय क्या है 1848, ठीक है। पहला 1839, दूसरा 1848। समझ में आया यहां तक? अब ये इन्होंने उर्दू भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में? दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित है ये, ठीक है। लिख पाए, समझ पाए? हाँ या ना? अरे अच्छे से बोला कर यार, क्या मरियल टाइप रहते हो, हैं? भूख लग गई तुम लोगों को, हैं? नहीं लगी? ये गुरुवार के मार्केट के बड़ा भजिया याद आ रहा है, हाँ? हमारे दोस्त लोग समझदार थे, हम बेवकूफ रहे जो सर की क्लास के लिए रुक गए, ऐसा तो नहीं लग रहा है? पक्का? ठीक है। छत्तीसगढ़ी की कहावत याद रखना, मैं अक्सर बहुत सारी क्लास में बोलता हूँ, जे सहथे ते लहथे, ठीक है। जो सहन करता है वही आगे बढ़ता है। थोड़ा सा आप लोग रुकोगे, भूख सहोगे, तो आप लोग सीखोगे, बाकी लोगों से आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये चीजें ना आपको एक बार में याद नहीं होने वाली। अगर सोचोगे एक रात पहले पढ़ के चले जाओ तो गारसा दत्तासी कभी जीवन में याद नहीं होने वाले, उनके ग्रंथ का नाम जीवन में याद नहीं होने वाला। इसलिए क्लास अटेंड कर लोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। तो पहला ग्रंथ गारसा दत्तासी का इस्तवार दलाल इत्तेतुर हिंदुस्तानी 1839 में लिखा, पेरिस में उर्दू के अध्यापक थे। दूसरा लगा मौलवी करीमुद्दीन को, इनका ईगो हर्ट हो गया भाई साहब का, अरे यार वो फ्रांस में बैठ के लिख दिया, मैं भी तो उर्दू जानता हूं तो मैं भी लिख सकता हूं। तो मौलवी करीमुद्दीन ने उर्दू में लिखा दूसरा ग्रंथ जिसका नाम है तजकिरा ए शौराई या तजकिरा ए शूरा ए हिंदी भी कहते हैं, 1848 में, ठीक है। अब कितने इतिहास ग्रंथ पढ़ लिए हम लोगों ने? 2। आश्चर्य की बात है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा है, लेकिन अभी तक किसमें नहीं लिखा गया? हिंदी में। तो फिर अपने तीसरे भाई साहब आए जिन्होंने बीड़ा उठाया कि भाई हिंदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी में लिखा जाना चाहिए। अब बोलते हैं ना सावन का महीना चल रहा है, शिव ही पार लगाएंगे, तो हमारे तीसरे की एंट्री हुई जिनका नाम है शिव सिंह सेंगर, ठीक है। क्या नाम है? शिव सिंह सेंगर। और यहां से आप लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान होनी शुरू होगी, क्योंकि उर्दू से अब आ जाते हैं हम किसमें? हिंदी में। और बहुत सरल है याद करना, है ना। बहुत सरल आदमी थे, शिव बोलते हैं ना, शिव को भोलेनाथ बोलते हैं, भोले हैं, आसानी से मान जाते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि कभी तो बच्चों को याद करना पड़ेगा, तो मैं नाम मुश्किल नहीं रखता। इन्होंने अपने ही नाम से पुस्तक का नाम रख दिया शिव सिंह सरोज, ठीक है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। क्लियर है? इनका समय है 1883, ठीक है। लिख लिए? तो शिव सिंह सेंगर हिंदी में इतिहास ग्रंथ लिखने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में अब तक हमने 3 ग्रंथ पढ़े, 3 अलग अलग भाषाओं में पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा गारसा दत्तासी का इस्तवार दलाल इत्तेतुर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में। फिर हमने मौलवी करीमुद्दीन का पढ़ा तजकिरा शौराई उर्दू भाषा में। तीसरा ग्रंथ हमने पढ़ा शिव सिंह सरोज, जिसको लिखा है शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में। ये महत्वपूर्ण है, ये परंपरा है, ठीक है। और जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों को पूरा एक चार्ट बनाना है, एक एक की विशेषता बतानी है। ये अब तक जितने इतिहास ग्रंथ लिखे गए उसमें सबसे विस्तृत इतिहास ग्रंथ था, मतलब 1000 के आसपास कवियों का इन्होंने जीवन वृत्त, जीवन परिचय दिया, ठीक है। तो ये इस परंपरा में तीसरे हो जाते हैं। उसके बाद हमारे देश में किसका शासन था? 1848 1883 समय अंग्रेजों का शासन था ना। भारत आजाद था क्या? नहीं था। अब अंग्रेजों को भी लगा, इनकी भी बात आ गई, अरे यार वो फ्रांस में बैठ के लिख दिया, उर्दू वाले ने भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया, ऐसा करते हैं हम भी इनका इतिहास लिखते हैं, ठीक है। तो चौथे नंबर पे कौन भाई साहब आए? जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन आए? मुश्किल लग रहा है? हाँ या ना? नहीं, झूठ नहीं बोलना है नहीं पक्का? फिर तो कल याद करके सुनाना मुझे, ठीक है। हाँ चलो, जो याद करके सुना देगा ना मुझे, मैं एक चॉकलेट दूंगा, ठीक है।
मेरे को सन मन सब बता देना, ठीक है, लेकिन अच्छे से याद करके आना, ठीक है। तो चौथे भाई साहब कौन आ गए? जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने अंग्रेज थे। अब ये बताओ ये कौन सी भाषा में लिखेंगे? अंग्रेजी। यहाँ गेस बिल्कुल तुक्का बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि अंग्रेज को तो हिंदी आती नहीं है ना, अंग्रेजी में लिखेगा। फ्रेंच व्यक्ति था तो फ्रेंच में लिखा। उर्दू वाले थे मौलवी करीमुद्दीन, नाम ही मौलवी है, उर्दू में लिखे। शिव सिंह है, शिव जी है, हिंदी में लिखे। अब ये जॉर्ज ग्रियर्सन भाई साहब है, इन्होंने अंग्रेजी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। देखो कितना गंदा मजाक चल रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास है और हिंदी में एक ही लिखे हैं। कोई उर्दू में लिख रहा है, कोई फ्रेंच में लिख रहा है, कोई इंग्लिश में लिख रहा है ना। तो इनकी बुक का नाम था, इनकी बुक का नाम भी लंबा चौड़ा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आप लोग शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का समय लिखे थे कि नहीं? लिखवाया था कि नहीं? हाँ लिखवाया था। कितना लिखवाया? 1883। ठीक, इनका लिख लीजिए 1889। कई जगह 88 भी मिलता है, ठीक है। अब समझ रहे हैं इसको परंपरा नाम क्यों दिए? कहां से चले? 1839, 1848, 1883, 1889। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसे कहा गया है इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास लिखने की परंपरा, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, अंग्रेजी भाषा में लिखा। ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। समय क्या है? 1889। अब परंपरा में थोड़ी खींचतान शुरू हो गई, है ना। अब कौन आएंगे? अब बोलेगे यार इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी वाले ने एक ही लिखा, फिर दूसरे हिंदी वाले आएंगे। इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। कितने हो गए? 4 हो गए ना। 10 भी लिख दिए तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, चलो बीए के बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है। किसने लिखा? मिश्र बंधु। बंधु मतलब, बंधु मतलब क्या होता है जी? भाई, है ना। बंधु का अर्थ नहीं पता है? कैसे लोग हो तुम लोग, हैं? मिश्र बंधु ने लिखा, तो भाई ने लिखा मतलब एक होगा क्या? भाई मतलब सलमान खान मत समझ लेना, है ना, ठीक है। तो बंधु मतलब क्या होता है? भाई। और कौन से भाई है? मिश्र भाई। मतलब एक ने नहीं लिखा, नहीं तो अपना नाम ही लिख देता, शिव सिंह सेंगर टाइप, शिव सिंह सरोज, है ना। तो 3 भाइयों ने मिलकर लिखा है हिंदी साहित्य का अगला इतिहास ग्रंथ। अब 3 भाई कौन है? 3 भगवान ले लो, गणेश, श्याम और सुखदेव, ठीक है। सुखदेव हालांकि नहीं है, लेकिन गणेश, श्याम और सुखदेव, ठीक है। ये 3 भाई है। कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि मिश्र बंधुओं के नाम लिखिए, है ना। लेकिन आपके ये घर के तो है नहीं कि इनको गणेश, श्याम, सुखदेव बोलो, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन आगे का नाम कॉमन है, केवल इतना ही याद करना है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। समझ में आया? तो इन 3 भाइयों ने मिलकर लिखा है हिंदी साहित्य का अगला इतिहास ग्रंथ। समय है 1914, 1913-14 में माना जाता है, अपन 1913 लिख लेते हैं, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट नहीं है, जैसे उनका भी 88-89 है। तो 3 भाइयों ने मिलकर क्या लिखा? हिंदी साहित्य का अगला इतिहास ग्रंथ। अब नाम क्या है? हिंदी वाले प्यारे लोग है, देखो, है ना, ये आप लोगों को परेशान नहीं करते कि बड़े लंबे लंबे नाम दे दे, ठीक है। जैसे शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम क्या लिखा? शिव सिंह सरोज। अब मिश्र बंधुओं ने कहा भाई हमारा नाम भी अमर रहना चाहिए, बच्चे पढ़ेंगे तो पता चलना चाहिए कि हम लोगों ने लिखा। तो इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। विनोद मतलब जो हंसी मजाक करते हैं, मजाक मजाक में तीनों भाइयों ने एक ग्रंथ लिख दिया हिंदी साहित्य का, है ना। और बहुत बड़ा विस्तृत ग्रंथ लिखा है, ठीक है। लिख लिए। परंपरा कहां तक पहुंची? 5वें नंबर तक पहुंच गई। फिर से वापस चलें, है या ना। सबसे पहले किसका नाम लिखा? गार्सा दा तासी। कौन सी भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में। ग्रंथ का नाम अभी बोलूंगा नहीं, मतलब आप लोगों को पूछूंगा नहीं, क्योंकि याद करने में समय लगेगा, ठीक है। इस्तवार दलाल लित्युत्तुर हिंदू हिंदुस्तानी 1839। दूसरा इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन 1848, तजकीरा ए शौरा ए हिंदी, ठीक है। अगला ग्रंथ किसने लिखा?
शिव सिंह सेंगर। कब लिखा? 1883। ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज। चौथे नंबर पर जॉर्ज ग्रियर्सन, 1888 या 89, ठीक है। ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित हुई थी, इस बात को बताना भूल गया था, बाद में नोट कर लेंगे। उसके बाद कौन आते हैं? मिश्र बंधु। तीन प्यारे प्यारे भाई आते हैं, गणेश, श्याम, सुखदेव। मजाक मजाक में विनोद करते हुए ग्रंथ लिख देते हैं, जिस ग्रंथ का नाम देते हैं मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। तो ये इनका इतिहास ग्रंथ है। यहां तक 5 ग्रंथ हो गए, ठीक है। अब यहां पर एक स्टॉपेज लगाना है, रुकना है। 5 मैंने बोला 10, तो 10 का आधा कितना होता है? 5, है ना। इसके बाद जो नाम आते हैं वो हिंदी साहित्य के डॉन कहे जाते हैं, है ना। डॉन मतलब मजाक में, आप लोग ऐसा परीक्षा मत लिख देना ये हिंदी साहित्य के डॉन है, भाई लोगों ने मजाक में लिख दिया, ऐसा नहीं। ये सब आपको थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से पढ़ाने के लिए। तो हिंदी साहित्य के डॉन मतलब हिंदी साहित्य के सबसे बड़े इतिहासकार, सबसे बड़े आलोचक आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो जो 6वें नंबर का इतिहास ग्रंथ है ना, वो किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतने प्यारे हैं कि उनको लगा कि बच्चे जब पढ़ेंगे परंपरा तो याद करते करते बहुत परेशान हो जाएंगे यहां तक, तो मैं बच्चों को फंसाता नहीं हूं उल्टा पुल्टा नाम याद करने में। तो इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम सीधे सीधे क्या कह दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। सिंपल है, सरल है, ये तो याद कर लोगे, है ना। ये सुनाने में किसी को चॉकलेट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख आलोचक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। और इन्होंने लिखा है 1929 ईस्वी में, ठीक है। अब जो डॉन है, बड़ा आदमी है, वो बाकी सबको अपने सामने कुछ समझते हैं क्या? नहीं समझते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने बोला मेरे पहले जिन्होंने भी इतिहास ग्रंथ लिखा वो सब टाइम पास है, बकवास है ना। तो ना हम है बाकी सब पानी कम वाला। तो यही एटीट्यूड था रामचंद्र शुक्ल का कि भाई इतिहास ग्रंथ तो किसने लिखा है? मैंने लिखा है। बाकी सब ने केवल क्या किया है? काव्य कवियों का वृत्त संग्रह किया है, जीवन परिचय लिख दिया है। ये कोई इतिहास नहीं होता है भाई। शुक्ल जी ऐसा कह रहे हैं कि इतिहास ये नहीं है कि तुम ये तब पैदा हुआ, ये अब पैदा हुआ, ये इस काल में हुआ, उस काल में हो, ये सब लिखना इतिहास नहीं कहलाता। इतिहास अलग चीज है। आप देश काल वातावरण सबको समझते हुए प्रवृत्तियों के अनुसार पे काल का विभाजन करोगे, वो इतिहास होता है। अपने आप को बड़ा दिखाना है ना। 2 तरीके होते हैं ना, किसी लकीर को छोटी करनी है तो क्या करना है? अमिताभ बच्चन के एक मूवी का संवाद है कि यदि ये लकीर है, आपको इस लकीर को छोटा करना है तो क्या करोगे आप? हाँ, उससे बड़ा। और क्या तरीका है? हाँ, कैसे पलक? इस लकीर को छोटा करना है तो क्या करोगी? हाँ, मिटा दोगी। तुम क्या करोगी? हाँ, मिटा दोगी। तो लकीर को छोटा करने का एक तरीका ये है ना, मिटा दो। और तुमने क्या कहा? उससे बड़ी लकीर। तो ये रामचंद्र शुक्ल है, बड़ी लकीर खींचने वाले। किसी को मिटाना क्यों? अपने आप को इतना बड़ा बना दो कि वो लकीर अपने आप क्या लगेगी? छोटी लगने लगेगी ना। तो रामचंद्र शुक्ल ने यही किया। इसके पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए छोटे छोटे छोटे, इन्होंने इतना विस्तृत ग्रंथ लिख दिया कि इससे बड़ा, इससे महान ग्रंथ आज तक हिंदी साहित्य में नहीं हुआ। मैंने इनको डॉन कहा मजाक में, इसलिए कहा क्योंकि अभी तक जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए कोई इतने प्रामाणिक नहीं थे, इतने विश्वसनीय तरीके से नहीं लिखा गया था। आज 2026 है, उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा था 1929 में। 3 साल बाद इनके इतिहास ग्रंथ को कितना साल हो जाएगा? 100 साल हो जाएगा ना। और आज तक किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, किसी को नेट का एग्जाम देना है, सेट का एग्जाम देना है, या हिंदी में शिक्षक बनना है, इनके ग्रंथ को पढ़े बिना नहीं बन सकता। ये होता है मील का पत्थर। बड़ी लकीर खींचना है, इतनी बड़ी लकीर कि बाकी सब लकीर क्या हो जाए? छोटी हो जाए। इसलिए इनको हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इतना रुक रुक के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा में आपको लंबा लिखना होगा। स्कूल में छोटे छोटे लिख कर आए होगे ना, हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा बताओ, 10 नाम लिख दिए, पेज भर गया, खुश,
10 में 10 नंबर आएंगे। कॉलेज में बेटा 5 पेज भरना पड़ेगा, 6 पेज भरना पड़ेगा। तो ऐसे ही भराएगा कि आप बोलोगे अगला ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, फिर ग्रंथ का नाम बताओगे, फिर उनकी विशेषताएं बताओगे, फिर पूर्व के ग्रंथों की आलोचना करोगे, है ना। तो ये सबसे वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। और कब समय है? 1929 में। डिटेल में आने वाली क्लासेस में बताते जाऊंगा। और रामचंद्र शुक्ल का देखो खौफ इतना ज्यादा क्यों है, इनको इनके गुरुजी ने, कैसे स्टूडेंट थे देखो रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। इनके गुरुजी थे श्याम सुंदर दास, ठीक है। अब श्याम सुंदर दास क्या लिख रहे थे? हिंदी का शब्दकोश लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? शब्दकोश। शब्दकोश समझते हो? डिक्शनरी, है ना। तो इनके गुरुजी लिख रहे थे हिंदी का शब्दकोश। ये उनके स्टूडेंट थे। उनको बुलाया और बोला कि बेटा रामचंद, मैं एक शब्दकोश बना रहा हूं और उसके लिए तुम क्या करो, भूमिका लिख दो। भूमिका पढ़ते होंगे आप लोग, भूमिका समझते हैं ना, कोई भी किताब पढ़ते हैं, यदि किताब खोल के देखेंगे तो शुरू में क्या होती है जी? भूमिका होती है। भूमिका 1-2 पेज की होती है। उनको लगा बच्चे को बोलूंगा और शब्दकोश की भूमिका लिख कर लाएगा। तो जब रामचंद्र शुक्ल हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखकर आए तो गुरुजी देखकर बेहोश हो गए, है ना, कि बेटा तुमको भूमिका बोला था और तुम क्या लिख कर ले आए? पूरी एक किताब लिख कर ले आए। तो ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, सबसे पहले हिंदी शब्दकोश की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसका शीर्षक पहले हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था, हिंदी शब्द सागर या हिंदी शब्दकोश की भूमिका। इतनी विस्तृत भूमिका लिख दी 400, 500, 600 पेज की, कि उसको अलग पुस्तक का रूप देकर प्रकाशित किया गया, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो किसी भी गुरु को रामचंद्र शुक्ल जैसे स्टूडेंट मिल जाए तो धन्य हो जाएगा कि गुरु ने 4 पेज का काम लिखने को दिया, मैं आप लोगों को बोलूंगा आंसर लिख कर लाना, आप लोग 1 पेज में लिख कर ले आओगे। लेकिन रामचंद्र शुक्ल कैसे थे? पूरी पुस्तक लिख कर ले आए और वही पुस्तक प्रकाशित हुई हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप लोग लिख सकते हो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में मील का पत्थर है। समय क्या है? 1929। 7वां ग्रंथ है। अब थोड़ा सा ट्रिक समझना है ना। 7वां ही है ना। राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बुक है। इनकी बुक, पुस्तक का नाम है, 1938 में लिखा था इन्होंने, हिंदी साहित्य सब में कॉमन हो जाएगा, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने। अब इनको भी लिखना है और बहुत बड़े डॉन लिख के चले गए हैं, बहुत बड़े आचार्य लिखकर चले गए हैं, तो उनके बाद लिखना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो इन्होंने इतिहास की जगह क्या शब्द लगा दिया? आलोचनात्मक। केवल कीवर्ड को याद करते जाना आप, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। लिख लिए। समय है 1938। लिख पाए कि नहीं? जल्दी जल्दी लिखो यार। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, केवल आलोचनात्मक शब्द को याद करना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, नोट कर लिया ना सभी, किसी भी एरिया में एक डॉन होता है तो उसको चुनौती देने वाला दूसरा डॉन आ जाता है। डॉन डॉन की लड़ाई होती है ना, तभी तो डॉन कहलाएगा जब दूसरा कोई कॉम्पिटिटिव हो। फिल्म में हीरो बड़ा हीरो इसलिए क्योंकि उसके अगेंस्ट में क्या है? कोई विलन है, ठीक है। तो अब देखा कि हिंदी साहित्य में चारों ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दबदबा है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति भी आचार्य नाम लेकर आ रहा है, तो भाई अगर मैं जो रामचंद्र शुक्ल बोले हैं वैसा का वैसा बोलूं तो मेरी कोई वैल्यू रहेगी क्या? अब इनको भी अपना नाम बनाना है, तो दूसरे बड़े आचार्य आए 8वें नंबर पे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब द्विवेदी जी का महत्व किस बात को है कि रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो जो मान्यताएं दी, जो जो सिद्धांत दिए, ये एक एक करके उसका खंडन करते गए। नहीं शुक्ल ने बोला ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मैं बोल रहा हूं ऐसा होता है,
अब उनकी बात को काट रहे हैं, तभी तो सुनेंगे ना। यदि कोई एक बड़ा व्यक्ति बहुत अच्छा भाषण देके गया, उसके बाद छोटे मोटे लोग जो बोलते हैं कोई सुनता है? आपको इंटरेस्ट कब आएगा? जब उससे भी बड़ा कोई बात बोले, उससे बड़ी बात बोले, उससे कुछ महत्वपूर्ण बात बोले। तो रामचंद्र शुक्ल के बाद दूसरे महत्वपूर्ण आलोचक कौन हुए हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने कहा शुक्ल ने एक पुस्तक लिखी, मैं 3 पुस्तक लिख देता हूं हिंदी साहित्य के इतिहास पे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्व इस बात पर है कि उन्होंने शुक्ल जी की बहुत सारी मान्यताओं का क्या किया? खंडन किया, बात को काटना, है ना। जैसे अभी हमने शुक्ल जी का बात की कि शुक्ल जी का तरीका था बड़ी लकीर खींच दो, है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगा कि अगर शुक्ल जी के रहते रहते नाम बनाना है तो शुक्ल जी की बात को काटना पड़ेगा। ये पलक और उसकी सहेली का तरीका हो गया, है ना, कि शुक्ल जी का तरीका था बड़ी लकीर खींचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना नाम बनाने के लिए शुक्ल जी की मान्यताओं को चुन चुन कर क्या किया? खंडित किया उनकी बातों को। और सिर्फ बातों से नहीं किया, प्रमाणों के आधार पर। कोई बात ऐसे ही नहीं मान लेगा, उन्होंने प्रमाण दिया कि शुक्ल जी वीर गाथा काल कह रहे हैं, नहीं भाई ये सही नहीं, हम आदिकाल कहेंगे। शुक्ल जी ने कहा भक्ति इस्लाम का प्रभाव के स्वरूप है, नहीं ऐसा नहीं हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमाण दिया। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में बड़ा नाम है। 3 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम लिखो, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। अब बड़े व्यक्ति के सामने नाम चलाना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा ना, तो इन्होंने 3 पुस्तक लिख दिए, ठीक है। हिंदी साहित्य, पहला लिख लिए हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा लिखो हिंदी साहित्य, 2 डॉट लगाना और आगे लिखना उद्भव और विकास, ऐसा उद्भव और विकास। लिख लिए। और तीसरी जो पुस्तक है उनके व्याख्यानों का संकलन है, लेक्चर देते थे ना जगह जगह जाके, तो उस पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, 3 ग्रंथ लिखे इन्होंने, ठीक है। कितने ग्रंथ हो गए पढ़ लिए? 8। मैंने कितना पढ़ना कहा था? कम से कम 10, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, ठीक है। कुछ कुछ छोड़ते जा रहा हूं मैं, नाम तो बहुत सारे हैं, नाम देखोगे तो 40-45 ग्रंथ हैं, लेकिन मैं सेलेक्ट करके लाया हूं आप लोगों को, वही कम से कम याद करो जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, फिर आलोचनात्मक इतिहास पढ़े राम कुमार वर्मा का, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। सिर्फ आलोचनात्मक शब्द को बदलकर क्या कर दिया है? वैज्ञानिक कर दिया है। यह है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त, समय है 1965। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखेंगे पूरा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, इधर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। लिख लिए? लिख पाए कि नहीं जी? अब इसके बाद आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला नाम लिखिए, डॉक्टर नगेंद्र। लिखिए। अब नगेंद्र के नाम के आगे एक शब्द लिख देना कोष्ठक में, संपादक। क्या लिखोगे? संपादक। इन्होंने लिखा नहीं, संपादन किया, ठीक है। अब अंतर क्या है? लिखना मतलब खुद ही लिख रहे हो, और संपादन करना मतलब कि इस क्लास में 4, 3, 7 लोग बैठे हो और मैं बोला कि बच्चों हम लोग मिलकर एक काम करते हैं, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, है ना। मैंने आपको बोल दिया तुम आदिकाल लिख कर लाना जी, आपको बोल दिया भक्ति काल, रीति काल, आपको बोल रहा हूं घनानंद पे लिख कर लाना, आपको बोल रहा हूं छायावाद, द्विवेदी युग, है ना, प्रगतिवाद। आप सब मिलकर अलग अलग पाठ को लिखे और मैंने क्या किया, सबको संकलित करके एक पुस्तक का रूप दे दिया। कहीं गलती है काट छाट किया, सुधार किया, तो मैं पुस्तक का क्या बन जाऊंगा? संपादक। और यदि पूरी पुस्तक मैं खुद लिख रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? लेखक।
समझ में आ रहा है? संपादन मतलब उसको आपकी भाषा में कहते हैं एडिटिंग। मोबाइल में मैसेज भेजते हो, फिर कुछ सेकंड रहता है ना, कुछ मिनट रहता है, गलती होगा तो एडिट कर दो, है ना? तो एडिटिंग काट छाट करके प्रस्तुत किया। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से एक महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन किया 1973 में, लेकिन ये लेखक नहीं है, कुछ पार्ट इन्होंने लिखे और कुछ पार्ट बहुत सारे विद्वानों से लिखवाए। तो इस पुस्तक का नाम भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, लिख लीजिए। 1929 में जो शुक्ल जी है वो लेखक है, और 1973 में नगेंद्र है वो क्या है? संपादक है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? इस पुस्तक को बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा, लेकिन नाम दोनों का सेम है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है? तो यदि प्रश्न आया कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल लिखेंगे। ठीक है? और यदि प्रश्न आया हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का संपादन किसने किया, तो लिखेंगे डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है? 10 नाम हो गए। अब खुश मत होना, है ना? कुछ और नाम है जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो 1986 में एक पुस्तक आई 11वें नंबर पे, राम स्वरूप चतुर्वेदी की। ठीक है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। आप लोग दुखी हो रहे हो, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में 40-45 पुस्तक पढ़ना पड़ता है, तो मैं छांट के आप लोगों को लिखवा रहा हूं। ठीक है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। पुस्तक का नाम लिखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। अभी 1986, कई जगह 1976 मिलता है, लेकिन हम 1986 को लेकर चलेंगे। और ये पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसे पुरस्कार भी मिला है ना? पुरस्कार का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लिख लिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है? अब इसके 10 साल बाद, 1986 के 10 साल बाद क्या होगा? 1996। अब आते हैं बच्चन सिंह। अब ये कौन से बच्चन सिंह है जी? अमिताभ बच्चन के पापा नहीं है ना? हरिवंश राय बच्चन नहीं है, ये बच्चन सिंह है जो इतिहासकार है। इन्होंने लिखा है 1996 में। इनकी पुस्तक भी बहुत चर्चित रही है। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है? अब नाम चेंज कर दिया, सिर्फ नाम बदल है। देखो, राम कुमार वर्मा ने आलोचनात्मक लिखा, गणपति चंद्र ने वैज्ञानिक लिखा, और इन्होंने दूसरा, बाकी शब्द सेम है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है? तो यहां लिखो बच्चन सिंह के पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996, लिख लिए। ठीक। अब इसके बाद कुछ पुस्तक हैं जिसमें से महत्वपूर्ण है सुमन राजे। ठीक है? 2003 में एक नाम आता है सुमन राजे, 13वां नंबर पे। सुमन राजे 2003। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। नाम बस बदल रहा है, दूसरा और 2 गुना कर दिया इन्होंने, दूसरा, यहां इन्होंने क्या कर दिया? आधा। ठीक है? सुमन राजे, लिख लिए। अब ये बताओ, आधा इतिहास कोई कैसे लिख सकता है? लिखेगा तो पूरा लिखेगा। आधा कहने से मतलब क्या है? आधी आबादी किसको कहते हैं हम? हाँ, पुरुष है। और आधी आबादी का मतलब क्या है? स्त्री। भारत में केवल पुरुष है क्या? तो जब हम कहते हैं हम आधी आबादी की बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्त्रियों की बात कर रहे हैं। तो जो आधा इतिहास लिखा गया है, ये स्त्री जो साहित्यकार है उनके दृष्टिकोण से लिखा गया है कि हिंदी साहित्य में कितनी महिला रचनाकार हुई, महिला साहित्यकार हुई। तो इसलिए ये जो ग्रंथ है सुमन राजे का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके पहले किसी ने इस दृष्टि से इतिहास को नहीं देखा था, केवल पुरुषों का या इतिहासकारों का। तो सुमन राजे की 2003 में किताब आई हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये स्त्री साहित्यकारों को केंद्र में रखते हुए लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है? अब अंतिम लिख लो, नीरजा माधव, लिख लिए। इनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ठीक है?
हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। लिख लिए? समझ में आया यहां तक? हाँ या ना? कितने इतिहासकार हो गए, इतिहास ग्रंथ हो गए? हाँ, 14 हो गए ना। अब देखो कहां से शुरू हुआ था? 1839 से। परंपरा क्यों कहे? क्योंकि देखिए हम क्रम से पढ़ते गए। सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया 1839, फिर आपने पढ़ा 48, फिर आपने पढ़ा 1883, फिर पढ़ा 88, फिर पढ़ा 1914, फिर पढ़ा 1929, फिर 38, फिर 65, फिर 73, फिर 86, फिर 96, फिर 2003, है ना, और फिर 2013 जो नीरजा माधव का है। तो 1839 से लेकर हम कहां तक के इतिहास ग्रंथ लेखन को पढ़े? 2013। इसलिए इसको कहते हैं परंपरा। शुरू से लेकर आज तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जिन्होंने प्रयास किया, उस परंपरा में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उसके कुछ नाम हमने पढ़े। बहुत सारे नाम हमने छोड़ भी दिए, पर बीए प्रथम सेमेस्टर में आप लोग इतना भी लिखते हैं, इनके बारे में एक एक पैराग्राफ लिख देते हैं तो आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे बचपन में गुणा भाग सीखने से पहले पहाड़ा को रट्टा मारना पड़ता है ना, और नहीं रटोगे तो गुणा भाग सीख पाओगे क्या? बहुत रटे होगे, बहुत मार खाए होगे, 2 दूनी 4, 5 पचे 25 वाले के लिए खाए होगे ना। तो ये हिंदी साहित्य का आधार है। इस प्रश्न का उत्तर बिना ग्रंथों के नाम के नहीं लिख सकते। एक दो बैठते हैं एग्जाम में, शुरू का थोड़ा सा बता दे फिर मैं लिख लूंगा, इसको शुरू का थोड़ा सा बताओगे तो भी कोई नहीं लिख पाएगा, क्योंकि ग्रंथ के नाम, रचनाकारों के नाम, उसका समय आपको याद करना पड़ेगा। सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होगा। कुछ लोगों की पहली क्लास होगी और सोच रहे होंगे कि इतना मुश्किल है क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे सरल भी विषय आएगा, और पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर थोड़ा मुश्किल है, आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि इसमें इतिहास पढ़ना है। इतिहास मतलब तथ्यों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे आप तीसरे सेमेस्टर में आएंगे आपको मजा आने लगेगा। आप दोहा पढ़ेंगे, आप छंद पढ़ेंगे, आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, आप कबीर को पढ़ेंगे, आगे आने वाले सेमेस्टर में कहानियां पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत मुश्किल होती है। बचपन में आ लिखना सबसे मुश्किल होता है ना। सबसे मुश्किल क्या है? कलम पकड़कर लिखना सीखना। तो ये हिंदी साहित्य का क ख ग घ है जो आपको थोड़ी दिक्कत देगी, लेकिन इसमें मास्टर होते हैं तो हिंदी साहित्य में फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज केवल इतिहास ग्रंथों के बारे में बात किए। लिखने की तरीके कौन से होते हैं, इतिहास लेखन के प्रक्रिया पद्धति कौन कौन सी होती है, उस पर हम लोग आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन शर्त वही कायम रहेगी कि पिछला पढ़ के आओगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो याद करके आना, जितना होता है मुझे प्रयास दिखना चाहिए। जो पहला वीडियो नहीं देखे थे वो पहला वीडियो देख लेना, क्योंकि वहां से भी बड़ा प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन को समझाइए। पहले 4 भागों में बांटना सीखो, फिर लिखने की परंपरा सीखो। आने वाले क्लास में धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है?